नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक से। आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा होगी। कोरोना काल के दौरान इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूनिट्स को लेकर हुए नुकसान पर राहत पैकेज देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वैक्सीनेशन महाअभियान पर भी इस दौरान चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर चर्चा होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के नई गाइडलाइन जो हमने आपको अभी हेडलाइंस में भी बताए थे, गर्भवती महिलाओं को भी अब संजीवनी यानी कि कोरोना का टीका लग सकेगा। जाहिरा तौर पर इससे लेकर भी, हालांकि जो शिवराज कैबिनेट है वो पहले ही इस बात का फैसला ले चुकी है कि नारी टीकाकरण केंद्र हम खोलेंगे। तो जाहिरा तौर पर केंद्र की नई गाइडलाइन और शिवराज सरकार ने जो पहले फैसला लिया था उससे राहत मिलेगी। आज भी इस पर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। खास बात यह है कि कोरोना काल के दौरान इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। नुकसान हुआ था, उसके राहत को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, पूरी जानकारी विस्तार से दें। देखिए ललित, अगर बात करें तो कैबिनेट बैठक आज 11:30 बजे मंत्रालय में होगी, जहां पर कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी। अगर बात करें तो कोरोना संकट के दौरान जो निजी फैक्ट्रियां, निजी उद्योग हैं, उनके ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी गई थी और उसका पूरा जो प्रयोग है वो मेडिकल इमरजेंसी में किया गया था। तो अगर बात करें तो इन सारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक राहत पैकेज देने की पूरी तैयारी कर ली गई है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। और इस अलग बात करें तो कृषि जो यंत्र हैं, अगर बात करें सोलर पंप को लेकर कहीं ना कहीं उसकी जो प्रीमियम राशि है वो बढ़ा दी गई है। तो कह सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं कुछ असर किसानी पर पड़ेगा। और अगर बात करें तो टीकाकरण को लेकर भी जिस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, इन सारे मुख्य बिंदुओं को लेकर आज कैबिनेट में कई सारे अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा रेत नीति को लेकर और साथ ही कई सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन का स्तर और किस तरह से बढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरह से और जो आने वाले संकट है उससे उबारा जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर नीतियां तय होंगी, उस पर मोहर लगेगी और इस पूरे एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। वाकई बच्चों का एक मामला भी बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रदेश में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन का डोज बचने की बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 9,98,810 वैक्सीन की डोज बची हैं। रोजाना तकरीबन 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि बार बार मांगने पर भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त डोज नहीं मिल रहे। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ डोज देने की मांग की गई है। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, विस्तार से इस पत्र के बारे में बताएं। एक और खास बात है कि बार बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं, पंजाब की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, छत्तीसगढ़ की तरफ से, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, रेमडेसिविर की सप्लाई हो या बाकी तमाम सहूलियत, कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप बार बार लग रहे हैं। अवधेश, देखिए, पहले दिन से ये स्थिति देखने को बन रही है कि कोरोना जैसे महामारी में भी राज्य बनाम केंद्र सरकार की जो लड़ाई है वो धरातल पे दिख रही है। मंत्रियों के गाहे बाहे जो बयानबाजी है या फिर पत्राचार है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब ताजा मामला ये है कि राज्य सरकार के पास महज आज की स्थिति में 9,98,810 वैक्सीन की डोज बची हुई है, जो 3 दिन तक चलना भी मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मौजूदा समय में 3 लाख से ज्यादा रोज वैक्सीनेशन कर रहा है। तो ऐसे में जब 3 दिन की ही डोज बची है तो फिर आने वाले समय में कैसे वैक्सीनेशन होगा, एक बड़ी चुनौती राज्य के सामने तब है जब कोरोना की तीसरी लहर को लेके, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेके बार बार चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही मात्र एक ऐसा आधार है जिससे आप बच सकते हैं। और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन ही नहीं होगा तो लोगों को वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के जुलाई माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन देने की जो मांग की है। कहा गया है कि हमारी क्षमता उतनी है
हमें 1 करोड़ वैक्सीन देंगे तब जाके हम लोगों को वैक्सीनेट अच्छे से कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ललित यही है कि जो स्थितियां बन रही है कि बार बार राज्य सरकार के सामने वैक्सीन की बड़ी संकट आन पड़ती है, बार बार स्टॉक की कमी हो जाती है। स्थिति ये भी बनी थी कि जहां छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो रहे, वहां पे 8,000 10,000 भी वैक्सीनेशन हो रहे थे क्योंकि वैक्सीन की स्टॉक नहीं थी। तो वैक्सीन की कमी पहले दिन से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। मांग और आपूर्ति के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि ये कोई पहली दफा नहीं, इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को न केवल पत्राचार बल्कि टेलीफोनिक चर्चा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का हवाला दे चुके हैं कि नदी पहाड़ को पार करके वैक्सीन को अगर कहीं पे पहुंचाना है तो ऐसे में 2 दिन का अतिरिक्त समय लगता है और अगर वैक्सीन जो है एकदम आखिरी समय में आएगा तो फिर सुदूर अंचल तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगा, इन तमाम चीजों का उल्लेख इस पत्र में किया गया है। लेकिन बात वही है कि क्या इस तरह के पत्र से केंद्र वैक्सीन की जो खेप है उसे बढ़ाएगी या क्या करेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने वैक्सीन की संकट आन पड़ी है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी वो समीक्षा बैठक लेंगे। ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल के पास ही ऊर्जा विभाग है। दोपहर 12 बजे अपने आवास पर ही जो दफ्तर है वहां पर यह बैठक होनी है। ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री उनसे लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण इलाकों में अस्पताल के लिए सरकारी अनुदान देने की तैयारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उन्हें ना तो इस बारे में कोई जानकारी है, ना ही उनसे इस मसले पर कोई चर्चा की गई। टीएस सिंहदेव सरकारी पैसा निजी हाथों में दिए जाने के सख्त खिलाफ होने की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिस समय हमें अपने साधन संसाधनों को बढ़ाना चाहिए उस समय निजी क्षेत्र को अनुदान दिया जाना उचित नहीं है। टीएस सिंहदेव ने पीपीपी मोड का भी विरोध किया है। प्रदेश सरकार की ओर से 26 जून को विज्ञप्ति जारी कर यह कहा गया था कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए अब निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को जो दिलचस्पी लेगा उसे अनुदान दिए जाने की बात कही गई थी। उद्योग विभाग को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए थे। अब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने अनभिज्ञता जताई है। पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार रखता हूं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी तंत्र के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पैसों की कमी आती है। वहीं दूसरी ओर हम निजी क्षेत्र को अगर पैसा देते हैं तो अगर निजी क्षेत्र निशुल्क काम करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रांट लीजिए और किसी से पैसा मत लीजिए, आप निशुल्क उपचार कराइए तो बात समझ में आती है। लेकिन पब्लिक का पैसा आप निजी किसी भी संस्था को दीजिए और फिर कहिए कि पब्लिक से पैसा लो, तो ये नीति बिल्कुल उचित नहीं होगी। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को अनलॉक करने की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त में कॉलेज खुलेंगे। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने यह कहा कि कॉलेज शुरू करना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार ने क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित कर लिया है? बिना वैक्सीनेशन के कॉलेजों को खोलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा। और कोरोना मुक्त होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा मध्य प्रदेश। पिछले 24 घंटे के आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। 37 जिले ऐसे हैं जहां कोई नया केस इन 24 घंटों में नहीं मिला है। 13 जिले ऐसे हैं जहां 3 हैं या उससे कम मरीज 24 घंटों में मिले हैं। 37 नए मरीज कुल मिले हैं और 24 घंटे में 19 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 138 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 696 लोग जिनका अलग अलग जगहों पर उपचार चल रहा है।
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी लहर की आशंका के चलते लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। खासतौर पर बच्चों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। हमीदिया में बेड्स की संख्या 1000 होगी और बच्चों के लिए 20 NICU और PICU वार्ड तैयार हो रहे हैं। बच्चों के लिए 50 ऑक्सीजन बेड भी हमीदिया अस्पताल में तैयार किए जाएंगे। हमीदिया के बाद JP अस्पताल, यहां पर भी बच्चों का वार्ड तैयार हो रहा है। JP अस्पताल में बच्चों के लिए 6 बिस्तर ICU के, जबकि 19 ऑक्सीजन बेड तैयार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर रायपुर प्रशासन भी सतर्क है। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक यथावत बंद रहेंगे। इसके अलावा सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, खेल से जुड़े आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, इन पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन है, जिसे कोरोना कर्फ्यू भी कहा जा रहा है, वो जारी रहेगा। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकारी दफ्तरों में टीकाकरण की सूचना की जानकारी बोर्ड पर दिखानी होगी। नए ऑर्डर के मुताबिक लाइब्रेरी में 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ लोगों को एंट्री दी जाएगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ने रकम नहीं देने पर इलाज न करने की चेतावनी। धमतरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत। वन विभाग ने तेंदुए का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा में रेप के मामले के आरोपी को पुलिस ने जंगल से किया गिरफ्तार। रिश्तेदार ने किया महिला से दुष्कर्म। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने 5 बदमाशों का निकाला जुलूस। ग्रामीण को लूटने का आरोप। दुर्ग में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने भिलाई स्टील प्लांट के सामने किया धरना। वेज रिविजन नहीं होने से आक्रोशित है। कोरबा पुलिस के हत्थे चढ़े 3 नाबालिग चोर। पिकनिक स्पॉट फुट हामुड़ा झरना में आने वाले सैलानियों के मोबाइल चोरी करने का आरोप। मंत्री समूहों के साथ सीएम शिवराज का मंथन। वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर भी चर्चा। सीएम ने कहा, कोरोना टीकाकरण के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। आज तय हो सकता है 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। सीएम शिवराज के पास मंत्री समूह की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। 1 जुलाई से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। 1 जुलाई से कोचिंग, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज को खोलने पर विचार जारी। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद मिलेगा प्रवेश। किसी भी स्थिति में छात्रों की जान से नहीं खिलवाड़। आज सामूहिक अवकाश पर मध्य प्रदेश में नर्सेज। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। 30 से बेमियादी स्ट्राइक की चेतावनी। ग्वालियर में भी अवकाश पर 750 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। मांगे नहीं मानने पर दी हड़ताल की चेतावनी। इंदौर में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक। ट्रैक्टर पर सवार होकर सांसद से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी और संजय शुक्ला। किसानों को खाद बीज नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। धार में बीजेपी नेताओं की सामने आई गुटबाजी। फोटो खिंचवाने को लेकर रंजा बघेल और नारायण सोनी के बीच बहस। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार करते बाघिन कैमरे में कैद। नदी में पानी पी रहे हिरणों के झुंड पर झपटी बाघिन T20। बुरहानपुर के नेपानगर से पकड़े गए तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग की टीम ने ओंकारेश्वर अभयारण्य में जाकर किया आजाद। खरगोन के भीकन गांव जनपद पंचायत सीईओ ने की खुदकुशी। अपने सरकारी निवास पर लगाई फांसी। 54 वर्षीय सीईओ राजेश बाहेती घर पर थे अकेले। रीवा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। घर में ही कर दिया दफन। शव को निकालकर मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। और ब्रेक के बाद मुरैना से मिल रही है बड़ी खबर। रेत के अवैध स्टोरेज पर कार्रवाई की गई है। राजस्व और पुलिस विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई है। 1000 ट्रॉली, तकरीबन 1000 ट्रॉली अवैध रेत
जब्त की गई है। देवगढ़ के गुढ़ा चंबल गांव में ये पूरी कार्रवाई की गई है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, रेत का अवैध संग्रहण यहां पर किया गया था। राजस्व और पुलिस विभाग ने मिलकर यह कार्रवाई की है। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर तकरीबन 1000 ट्रॉली रेत यहां पर इकट्ठा करके रखी गई थी। अवैध रेत यहां पर इकट्ठा करके रखी गई थी। देवगढ़ के गुढ़ा चंबल गांव में यह कार्रवाई की गई है। मुरैना से बड़ी खबर। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई, रेत का अवैध स्टोरेज यहां पर किया गया था। मुरैना में लगातार अवैध रेत खनन सुर्खियां बना हुआ है। आपसी विवाद भी यहां सामने आते हैं और अब ये एक बड़ी कार्रवाई मुरैना में, जहां तकरीबन 1000 ट्रॉली रेत इकट्ठा करके रखी गई थी। सहयोगी दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी विस्तार से दें, बड़ी कार्रवाई है ये। ललित जी, जिस तरह से अवैध रेत का कारोबार चंबल में बड़ी स्तर पर किया जा रहा था, उस पर राजस्व विभाग और पुलिस टीम की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां 1000 से अधिक ट्रॉलियों का अवैध भंडारण करके रखा गया था और उसको जब्त किया गया है छापामार कार्रवाई कर, और उसके नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ललित जी, ये अब बरसात आने वाली है और बरसात में जब चंबल नदी में अवैध उत्खनन नहीं किया जा सकता, इसके लिए जो रेत माफिया हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और अवैध रेत का उत्खनन करके उसको भंडारण करते हैं, जिससे कि बाजार में बाद में बेचा जा सके बरसात के 2 से 3 महीने में। तो यही कारण था, जब भंडारण की जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस और प्रशासन की टीम वहां, राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची और अवैध रेत को वहां देखकर उन्होंने पूरे को जब्त किया और वहां नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल ये नहीं कि 1000 तकरीबन ट्रॉली यहाँ पर अवैध रेत इकट्ठा करके रखी गई। बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में रेत इकट्ठा होती रही और सरकारी महकमों को इसकी खबर तक नहीं लगी। न्यूज़ 18 ने इस पर स्पेशल सेगमेंट भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से मुरैना बदनाम है। हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार टैंकर की एक डंपर से टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर वाहन की मौके पर ही मौत हो गई और टैंकर के ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 76 दिन बाद सोमवार को 6800 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसमें 3500 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सामान्य दर्शन किए। 3300 श्रद्धालुओं ने वीआईपी यानी 250 रुपए की रसीद कटवाकर दर्शन किए। इसमें मंदिर समिति को एक दिन में रिकॉर्ड 8,25,000 रुपए की आय हुई है। इसके अलावा शाम को मंदिर परिसर खूबसूरत रोशनी में नहा गया। स्मार्ट सिटी की तरफ से जबरदस्त लाइटिंग की गई। मंदिर खुलते ही इसकी टेस्टिंग भी की गई। लाइटिंग से मंदिर परिसर का नजारा बेहद बेहद खूबसूरत नजर आया। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये अद्भुत तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें, इसके अलावा रिकॉर्ड आय भी हुई है, जानकारी दें आनंद। बिल्कुल, देखिए महाकालेश्वर मंदिर 76 दिन के बाद खुला था और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं जो देश दुनिया से यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि कैसे भी करके बस वो महाकाल के दर्शन पा ले, एक झलक उनकी पाके आशीर्वाद ले ले। ऐसे में सिर्फ 3500 श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को सुविधा दी गई थी कि ऑनलाइन बुकिंग करा के अपनी वो जो है टिकट बुक करा ले और उसके बाद एक एक करके जो कोविड नियम है उनका पालन करते हुए दर्शन करे। लेकिन एक और उज्जैन कलेक्टर ने यहाँ पर जो है सुविधा दी थी कि जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए हैं वो 250 रुपए की रसीद कटवा कर भी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिली, जो सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते रहे। और शुरू में यही माना जा रहा था कि 3500 ज्यादा से ज्यादा 4000 श्रद्धालु एक दिन में, पहला ही दिन था चूंकि 76 दिन बाद का, और ऐसे में तकरीबन 4000 श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन तकरीबन 6800 श्रद्धालु यहाँ पर पहले ही दिन पहुंच गए और उसमें से 3300 श्रद्धालु ऐसे थे जिन्होंने 250 रुपए की रसीद कटवाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो कल का दिन था, सोमवार का जो
जब पहले दिन मंदिर खुला था तो ऐसे में कोई पर्व नहीं था, तो बिना पर्व खुले ही ऐसा श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ा है, जो अपने आप में यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह से बाबा के भक्त उनके जो है दर्शनों के आतुर थे और मंदिर खुलते ही वे वहां पर जो है सुबह से लंबी कतारों में दिखाई दिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू ड्रोन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम जल्द जम्मू पहुंचेगी। कल भी देर रात ड्रोन देखा गया जम्मू के सुंजवान में, जो मिलिट्री बेस है, इसके पास एक ड्रोन देखा गया, हालांकि बाद में ये गायब हो गया। तो अब एनआईए को इसकी जांच सौंपी गई है, जम्मू ड्रोन ब्लास्ट की। तो गृह मंत्रालय ने जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम जल्द ही जम्मू पहुंचेगी और जो ड्रोन ब्लास्ट मामला है उसकी पड़ताल शुरू करेगी। एक और खास बात कि कल भी देर रात जम्मू के सुंजवान मिलिट्री बेस के पास ड्रोन देखा गया। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। और अब एनआईए जम्मू ड्रोन ब्लास्ट जो हुआ है उसकी पूरी पड़ताल करेगी। जल्द ही एनआईए की टीम जम्मू पहुंचेगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, बालाघाट, उज्जैन, होशंगाबाद गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, सागर, चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है। इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। ये तमाम जिले जान लीजिए। इसके अलावा झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, बालाघाट, उज्जैन, होशंगाबाद गरज चमक के साथ यहां बारिश हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आखिर में हेडलाइंस।